अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने गेहूं के दाने के बारे में आपके सामने जानकारी पेश की थी। आपकी जो निसाबी किताब है उसमें एक सबक है गेहूं का दाना, उस पर हमने बातचीत की है पिछले सबक में। तो आज का जो हमारा मौजू है, ये मौजू है जाबिर बिन हय्यान। तो मुस्लिम माशरे के अंदर जाबिर बिन हय्यान एक बहुत बड़े साइंसदान थे। कहते हैं कि आपकी किताब में भी दर्ज है, आपको अपनी किताब अच्छी तरह से देखनी चाहिए ये लेक्चर सुनने के बाद, कि इराक के शहर कूफा में एक अतार रहा करता था और उस अतार का नाम था हय्यान। अतार कहते हैं जो अतर के कारोबार से मुंसलिक हो। तो इसी पर उसका गुजारा होता था, लेकिन एक तरह की गुर्बत की ही जिंदगी वो बसर करता था। उसी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था हय्यान। उसका नाम था जाबिर। हय्यान तो वो अतार का नाम था, तो उसका नाम था जाबिर। जाबिर की पैदाइश के बाद हय्यान को ये फिक्र लाहक हुई कि अब रोटी रोजी का मसला कैसे हल होगा, क्योंकि वो पहले से ही गुर्बत का शिकार था। तो यही फिक्र उसको दामनगीर हुई हय्यान को, इस जाबिर के बाप को यही फिक्र लाहक हुई। तो छोटे बड़े जराइम में वो मुलवस हो गया, इस लालच से कि कुछ पैसे कमाए जाएं गैर कानूनी तरीके से। तो इसी दौरान वो इस दुनिया से चल पड़े। तो जाबिर बिल्कुल कम सिनी के आलम में रह गए, यही 8-9 साल की उम्र। ये समझो 818 ईस्वी का वाक़ा है। 818 ईस्वी का वाक़ा है ये, जब वो जाबिर पैदा हुए। तो उसका बाप जब कमसिनी में इस दुनिया से चल पड़ा, तो उसकी माँ ने उसकी तरबियत का बेड़ा उठाया। उसकी माँ तो गरीब थी, लेकिन दिल के लिहाज से, हिम्मत के लिहाज से, सोच समझ के लिहाज से वो गरीब नहीं थी। सोच विचार आला दर्जे का था, लेकिन इक्तिसादी हालत खराब थी, गुर्बत थी। लेकिन अब उसने जाबिर को कूफा से बाहर एक गांव में भेजा, जहां उसकी रिश्तेदारी थी उसकी माँ की। वहां पर थोड़ी बहुत तालीम जाबिर ने हासिल की और गांव के खुली फजाओं में उसने सांस ली। जब थोड़े बहुत बालिग हो गए तो वापस कूफा पहुंचे। उस दिन कूफा इल्मी मरकज था और वहां इल्म हासिल करने के जराए अच्छे थे। तो उसने रस्मी तालीम हासिल की अच्छी तरह से। रस्मी तालीम के बाद वो इस सोच विचार में पड़ा कि माँ बहुत गरीब थी, माँ गुर्बत की जिंदगी गुजारती थी और उसे ये सहा न गया, रहा न गया, देखा न गया कि उसकी माँ कितनी गरीब है, और वो उसकी गुर्बत को बर्दाश्त भी नहीं कर सका। अब समझो, माँ भी हिम्मत वाली और बेटा भी हिम्मत वाला, माँ भी ज़हीन और बेटा भी ज़हीन, लेकिन आड़े आती थी बीच में गुर्बत। लेकिन हिम्मत से काम लेकर जाबिर ने क्या किया? जाबिर को सवार हो गई धुन दिमाग पर सोना बनाने की। अब उसने मुख्तलिफ दवाइयां
इकट्ठा की और मुख्तलिफ दवाओं से उसने खासियतें उनकी हासिल की। और फिर क्या किया, फिर उसने मुख्तलिफ जड़ी बूटियां इकट्ठे की और जड़ी बूटियों को उसने धातों के साथ मिलाया और एक भट्टी में पिघलाया और वो कोशिश करता था सोना बनाने की और गुर्बत से छुटकारा पाने की। अब उसके घर में मुख्तलिफ किस्म की जड़ियां, मुख्तलिफ किस्म के बर्तन, एक भट्टी जिसमें वो तजुर्बा करता था। अपनी लगातार कोशिश और तजुर्बात से उसने बहुत सारी चीजें ईजाद की और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और उसकी गुर्बत उसके घर से भागने भी लगी। उस जमाने में बगदाद का खलीफा हारून रशीद था। तो हारून रशीद ने इसकी शोहरत, इसके तजुर्बात, इसकी हिम्मत, इसकी दानाई की शोहरत जब सुनी तो उसने उसे बुलवाया अपने दरबार में, उसकी बहुत इज्जत की, एहतराम से उसके साथ पेश आया, उसे इनाम इकराम से नवाजा। इस तरह जाबिर की हिम्मत ज्यादा ही बढ़ गई, तो उसने ज्यादा ही हिम्मत से काम लेना शुरू किया और ज्यादा ही तजुर्बात किए। तो अब उनके तजुर्बात के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें बयान करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप याद रखेंगे और इस किताब के, आपके इस सबक के पीछे मशकी सवालात हैं, आप उन सवालात को फिर खुद ही हल करोगे। पहला वाला तजुर्बा इसका था कि उसने दवाओं को महफूज करने का तरीका ईजाद किया। दवाओं को महफूज करने का तरीका ईजाद किया जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। और दूसरा जो इसका तजुर्बा था, लोहे को फौलाद में तब्दील करने का इसने एक और ईजाद की जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये इसकी दूसरी ईजाद थी। पहली वाली ईजाद दवाओं को महफूज करने का तरीका और दूसरी वाली ईजाद लोहे को फौलाद में तब्दील करने का तरीका जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह इसने तीसरा तजुर्बा किया तो लोगों के सामने रखा कि लोहे को कैसे जंग से पाक किया जा सकता है, लोहे को जंग से किस तरह महफूज किया जा सकता है। और चौथा तजुर्बा इसने सामने रखा लोगों के सामने और नई एक ईजाद की, चमड़े रंगने का तजुर्बा। इसी तरह पांचवा जो इसके पास तजुर्बा था वो बालों को काला करने का तजुर्बा था। इस तरह वो तजुर्बात करता गया। तो इसी तरह आगे चलकर उसने क्या किया, उसने अरक कशीद करने का आला तैयार किया। अरक कशीद करने का आला उसने तैयार किया जिसे रिटार्ट कहते हैं। इसी तरह इसके आगे जाकर उसने क्या किया, उसने नाइट्रिक एसिड की ईजाद की। नाइट्रिक एसिड की ईजाद की जिसे उर्दू में हम कहते हैं कलमी शोरा, यानी नाइट्रिक एसिड की ईजाद भी उसी के सारे, बहुत सारे वो एसिड्स जो है ना उसकी ईजाद की। और केमिस्ट्री की
दुनिया में उसने बहुत सारे तजुर्बात किए। अब समझो, जब उसने नाइट्रिक एसिड इजाद किया, तो नाइट्रिक एसिड इजाद करने के बाद अब मसला उसके सामने पैदा हो गया। जिस बर्तन में वो डालता था उसे सुराख होता था। उसके जितने भी बर्तन थे, सब बर्तनों में डालकर उसने ये तजुर्बे किए, लेकिन हर बर्तन को सुराख होता था। लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने क्या किया, उसके पास एक चांदी का बर्तन था, जब उसमें वो नाइट्रिक एसिड डाला या कलमी शोरा डाला तो उसे सुराख हुआ। फिर उसके पास उसने सोने का एक बर्तन लाया, और सोने के बर्तन में जब वो कलमी शोरा डाला तो सोने का वो बर्तन महफूज रहा, उससे सुराख न हुआ, तो एक नया तजुर्बा उसके सामने आया। इसी तरह फिर उसने शीशे के बर्तन में डाला, तो शीशे के बर्तन को भी सुराख नहीं हुआ, तो दूसरी चीज उसने दरियाफ्त की, इजाद की। और इस तजुर्बे के अंदर उसने सोने पिघलाने का वो तजुर्बा भी किया। वो एसिड तैयार किया जिससे सोने को पिघलाया जाता है और सोने को परखा भी जाता है। ये थे वो तजुर्बात जो उस गरीब बच्चे ने दुनिया को दिए, माशरे को दिए, जो कूफे के उस शहर में पैदा हुआ, गुर्बत के आलम में। जब बाप भी छोटी उम्र में चल पड़ा था, माँ भी गरीब थी, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी और जाबिर ने खुद भी हिम्मत न हारी। उसने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया और उसके इस भरपूर मुजाहरे से माशरे को बहुत सारे फायदे मिले। यानी वो खुद के लिए तो नहीं जीता था, वो खुद के लिए भी जिया और लोगों के लिए भी जिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के जो बाबा आदम हैं वो जाबिर बिन हयान है, क्योंकि उसने गुर्बत से लड़कर ऐसे इजादात लोगों के सामने रखे जिससे लोगों को फायदा मिला। अब हमारे सामने एक सबक है कि हम इस सबक से, इस जाबिर बिन हयान के इस कहानी से हमने क्या सीखा। पहली बात यह है कि जो अजीम माएँ होती हैं वो अजीम बच्चों को जन्म देती हैं। क्या थी ना वो अजीम माँ जाबिर बिन हयान की, जिसने गुर्बत से लड़कर जाबिर बिन हयान को तालीम दिलवाई और उसकी उस बेटे की वजह से माशरे को बहुत फायदा मिला। आज भी उसके तजुर्बात को याद किया जाता है। अब बच्चों को चाहिए कि वो सबक सीखें जाबिर बिन हयान की इस कहानी से। और अगर किसी के पास इक्तिसादी वसाइल, मायशी वसाइल कम हो, लेकिन उसको उन कम वसाइल से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उसको अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा है कि जिन लोगों के पास माल दौलत थी उन्होंने सारी दुनिया को तजुर्बा तो नहीं दिए हैं, बल्कि उन लोगों ने भी खिदमत की है कौम की, माशरे की, दुनिया की, जिनके पास कोई माल दौलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और दुनिया को आराम पहुंचाने के लिए अपने आप को तकलीफ में डालकर बहुत सारे इजादात किए, बहुत सारी दवाइयां तैयार की, बहुत सारी चीजें तैयार की जिससे माशरे को फायदा मिलता है। यही वो लोग हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं, जो मरते नहीं हैं। इससे हम लोगों को, आप लोगों को सबक सीखना चाहिए कि यही वो लोग हैं जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। वो लोग हमेशा हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते हैं जो माल दौलत इस्तेमाल करते हैं और माल दौलत जमा करते हैं, फिर जमा करने के बाद वो साथ तो नहीं ले जाते हैं, लेकिन दुनिया को कुछ नहीं देते, बल्कि दुनिया के
गुरबा को लूटते ही रहते हैं अपने मफादात के लिए। हमें ऐसे इक़दाम अपने ज़िंदगी में उठाने चाहिए जिससे माशरे को फ़ायदा मिले, जिस तरह जाबिर बिन हयान ने माशरे को फ़ायदा दिया और अपने गरीब बाप और माँ को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखा। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह मेहनत करेंगे, अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत और वक़ार को बुलंद रखने के लिए उनके नाम को हमेशा हमेशा जिंदा रखेंगे। अब इस आपकी जो किताब है इसके पीछे मशकी सवालात हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। इस आपका पहला वाला सवाल है, इस किताब के अंदर जाबिर बिन हयान कौन थे? जाबिर बिन हयान कूफे के एक अतार के बेटे थे और बाद में यही बाबा केमिस्ट्री कहलाने वाले शख्स बने। जाबिर बिन हयान की तालीम तरबियत कहाँ हुई? अभी मैंने आपके सामने रखा कि जाबिर बिन हयान की तालीमी तरबियत पहले तो एक कूफा के नज़दीक ही एक गांव में हुई जहां उसको पुरफिजा माहौल मिला। बाद में उसने कूफे में ही तालीम हासिल की अपनी माँ की ज़ेर साया। जाबिर बिन हयान का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे? असल में इस सवाल में थोड़ा बहुत शक लगता है कि हयान हयान तो इसका नाम ही था, जाबिर बिन हयान का क्या नाम है दूसरा? तो इसलिए गलती हो गई है किताब वाली को। थोड़ा बहुत इसमें यह है कि जाबिर का जो बाप था वो अतारी का काम करता था, बाद में जराइम में मुलविस तो हो गया था लेकिन जल्द ही इस दुनिया से चल पड़े, तो ये उसका काम, वो अतारी का काम करता था। जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीजें ईजाद की? जाबिर बिन हयान मैंने आपके सामने रखा है, अभी बताया आपको कि जाबिर बिन हयान ने पहले तो उसको सोना बनाने की धुन सवार हो गई थी। बाद में उसने बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठे की, दवाइयां इकट्ठी की, दवाइयों की खासियत मालूम की और दवाइयों का महफूज करने का तरीका ईजाद किया, सब्लिमेशन। और दूसरा, लोहे को फौलाद में तब्दील करने का तरीका बताया, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह लोहे को जंग से बचाने का तरीका बताया, बालों को काला करने का तरीका बताया और चमड़ा रंगने का तरीका बताया, अरक कशीर करने का तरीका बताया और वो रिटार्ट आला की ईजाद किया, नाइट्रिक एसिड की ईजाद की जिसे कलमी शोरा कहते हैं। और नाइट्रिक एसिड को रखने के बर्तन भी दरियाफ्त कर दिए। सोने के बर्तन में इसको रखा जाता है या इसको रखा जाता है शीशे के बर्तन में। जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जाबिर को बगदाद आने की दावत उस वक्त के खलीफा हारून रशीद ने दी। इसका जवाब ये है, उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और फिर अपनी कॉपियों पर भी इसको नोट करेंगे। इसी तरह खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ कैसा सलूक किया? खलीफा हारून रशीद ने जाबिर बिन हयान के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, इज्जत के साथ उससे पेश आया, उसे इनाम अकराम से नवाजा। यही है इसका जवाब जो अभी मैंने आपके सामने रखा भी था। इसका लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? लेबॉर्ट्री वो जगह होती है जहां मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं। तो इसका ये सीधा साधा जवाब है, नाइट्रिक एसिड को किस धातु के बर्तन में रखा जा सकता है? नाइट्रिक एसिड को किस बर्तन में रखा जाता है? बर्तन तो ये सोने के बर्तन में रखा जाता है या तो इसको शीशे के बर्तन में रखा जाता है। अभी आपके सामने ये भी बताया था। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? इससे पहले केमिस्ट्री के मैदान में, यानी कीमिया के मैदान में,
کسی نے تجربات نہیں کیے تھے. یہ پہلا جس نے نائٹرک ایسڈ ایجاد کیا اور اس کو برتنوں میں رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. باقی وسلام.